नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अब होली का त्यौहार आ गया है और कैलेंडर भी बदल गया। आज 1 तारीख हो गई, मार्च का महीना आ गया है। होली के हर तरफ धूम दिखेगी। खैर, बिहारी हफ्ता की इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्री जयेश ज्ञानेश्वर जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज तारीख हो गई 1 मार्च। इस सप्ताह क्या कुछ हुआ? देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र भी समाप्त हुआ। पॉलिटिकल कई सारी खबरें हुई, शराब की भी खूब चर्चा हुई, कौन कहाँ लेकर आएँगे, कितना किसमें दम है, सब कुछ दिखा और बहुत सारी बातें हुई। राज्यसभा को लेकर भी अब चर्चाएँ शुरू हो चुकी हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है। सुबह से हम देख रहे हैं कई सारे समारोह पटना में आयोजित किए गए, कई जगह पर होली मिलन समारोह हो रहा है। तो ऐसे में इस सप्ताह बहुत कुछ रहा। सदन तो अब समाप्त हो गया, सत्र की कार्रवाई समाप्त हुई। क्या कुछ रहा इस सप्ताह में बहुत खास? देखिए, आपने कहा होली आ ही गया है, कल ठीक है परसों ना? में है। तो कुछ इंटरेस्टिंग किस्से भी जानना आवश्यक है। हुँ, देखिए, पिछले हफ्ते मैं 1 दिन के लिए दिल्ली में था हुँ, और एक बहुत ही रोचक कहानी जानकारी में आई। ये कहानी है बिहार के एक नेताजी की। युवा हैं, हुँ, विपक्ष में हैं, ताकतवर हैं। हुँ, वे दिल्ली लैंड किए थे। तो दिल्ली में फ्लाइट लैंड हो गई थी, उन्हें टर्मिनल पर आना था, लेकिन उसके पहले देश के गृह मंत्री, देश की राजनीति के चाणक्य अमित शाह आ गए थे टर्मिनल बिल्डिंग में। वह भी कहीं से आ रहे थे। हुँ, उन्होंने देखा एक छोटा सा प्रोटोकॉल और लगा है, तो उन्होंने पूछा किसके लिए? हुँ, तो मालूम हुआ बिहार के नेताजी के लिए, विपक्ष के नेताजी। हुँ। अब पता नहीं, देखिए चाणक्य हैं तो बुद्धि भी चाणक्य की है। तो अमित शाह रुक गए। अमित शाह रुक गए। हाँ, अमित शाह रुक गए। रुकना आवश्यक नहीं था। हुँ, उन्होंने पूछा हुँ, कितना समय लगेगा नेताजी को आने में। हुँ, मालूम हुआ फ्लाइट लैंड कर गई है, हुँ, बस आ ही रहे। हुँ, खैर, नेताजी आए। अमित शाह की उम्र बहुत बड़ी है, कद भी बड़ा है। तो अमित शाह ने बिहार के नेताजी ने उन्हें प्रणाम किया और नेताजी से अमित शाह ने पूछा क्या हाल चाल है, हुँ, सेहत पर ध्यान क्यों नहीं रखते हो, सेहत बिगड़ रही है, पिताजी कैसे हैं? खैर, कुशल क्षेम जानने के बाद जो बात अमित शाह ने कही वह अलर्ट करने वाली बात थी हुँ, और राज की बात थी। चलते चलते अमित शाह ने कह दिया, हुँ, कहाँ दिल्ली में आते जाते रहते हो, हुँ, ध्यान रखना चाहिए। सोचिए, हुँ। यह बात बिल्कुल ऐसे सरल सहज शब्दों में जो कही गई, और कितनी गंभीर बात कही गई। कितनी गंभीर बात। देखिए, यहीं आपको एक किस्सा सुना देता हूं। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुए। संजय बारू ने एक किताब लिखी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जी। ठीक है। हुँ, एम के नारायणन, जो पहले आईबी के चीफ थे, बाद में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुए हुँ, और फिर बंगाल के राज्यपाल भी बने। तो जब वह मनमोहन सिंह के एनएसए थे और सरकार चलाना कितना कठिन होता है, चाणक्य नीति, रणनीति, कूटनीति, गुरनीति, सबका सहारा लेना होता है, विरोधियों से निपटना होता है। तो एम के नारायणन जब किसी को बुलाते थे तो उनकी मेज पर कुछ संचिकाएं रखी होती थी, कुछ फाइल्स रखे होते थे, सभी हरे रंग की। उनमें से एक फाइल उठाते थे। जैसे आप मान लीजिए कि एम के नारायणन ने आपको बुलाया हुँ, और आप उनके सामने बैठे हैं। एम के नारायणन ने आपसे हालचाल पूछा और फिर कहा, क्या आलोक जी, आप पिछले हफ्ते दिल्ली के चाणक्य मॉल में गए थे क्या? फाइल देख रहे हैं एम के नारायणन हुँ, और वहां किसी शोरूम का नाम लिया। उस शोरूम से आपने कुछ 75,000 रुपए की परचेजिंग क्रेडिट कार्ड से की थी क्या? अब जैसे ही उन्होंने यह कहा, आपकी हवाइयां उड़ गई, हुँ, आपके होश उड़ गए कि देखिए देश के एनएसए को सब कुछ पता है। तो ठीक वैसे ही हुँ, अमित शाह ने जब यह कहा, दिल्ली में कहां आते जाते हैं, ठीक है ना? हुँ, तो सोच लीजिए फिर नेताजी की हवाइयां कैसे उड़ी होगी। हुँ, तो समझिए इस बात को कि कैसे राजनीति होती है, कैसे शासन चलता है और कितनी गूढ़ बातें किस तरीके से कह दी जाती है कि अगला परेशान हो जाता है। केस मुकदमे की बात छोड़िए, हुँ, वह तो चलते ही रहता है, चल ही रहा है। हुँ, तो यह गूढ़ बात
रवि सर समझ ही रहे हैं बिल्कुल। हमने किसकी ओर इशारा किया। निश्चित रूप से हाँ? आपने बगैर नाम लिए हुए बगैर सबको नाम सब लिए कुछ हमने कह सब दिया। कुछ हाँ, बता दिया, बता दिया, ठीक है ना, जी। अलर्ट भी कर दिया हाँ, निश्चित। और बाकी संदेशा भी दे दिया बिल्कुल। कि सही। आपकी पूरी फाइल मेरे पास है। अब चलिए देखिए होली की बात है और आप जान ही रहे हैं कि बिहार में वित्तीय संकट चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस से। अब तो पत्र भी जारी हो गया। अब तो पत्र भी जारी हो गया और इस फाइनेंशियल क्राइसिस में किन शब्दों की सबसे अधिक चर्चा हो रही है आलोक जी? रेवड़ी की चर्चा हो रही है। यदि नीतीश कुमार की सरकार ने रेवड़ियां न बांटी होती विधानसभा चुनाव के पहले तो शायद यह संकट न होता। या चुनाव के बाद भी जो बांटा है। हाँ, चुनाव के बाद भी जो बांटा, क्योंकि उसके लिए बजट में प्रावधान नहीं था। तो देखिए रेवड़ी, रबड़ी और राबड़ी शब्द का भी बड़ा मशहूर किस्सा है। बड़ा मशहूर किस्सा, अखबार के जमाने का, अखबार के जमाने का। अखबार में जब छप गया था। हाँ, तब मैं आज अखबार में काम करता था। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी गृहस्थी संभालती थी रसोई में, और उतना कोई जानता नहीं था उनको। नहीं कोई यह नहीं जानता था। तब इस तरीके से परिचय भी नहीं होते थे या कहीं लिखा भी नहीं होता था। हाँ, उनके चुनावी शपथनामे में भी जिक्र नहीं होता था। जी। तो लालू यादव की पत्नी का नाम राबड़ी देवी है, यह किसी को खबर नहीं थी। ठीक है ना। तो आज अखबार में अरुण असीस, अभी दैनिक जागरण पटना में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, रवि उपाध्याय जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आज अखबार में मेरी मेज और उनकी मेज, हमारी कुर्सी उनकी कुर्सी ठीक अगल बगल में थी। लालू यादव ने कैबिनेट का विस्तार किया था, जंबो जेट कैबिनेट बनाया था, राज्य मंत्री, मंत्री, हाँ राज्य हाँ मंत्री, ठीक है, 80-88 बन हाँ, गए थे। तब संख्या निर्धारित नहीं थी। तो अरुण असीस जी ने एक खबर लिख दी थी, रबड़ी की तरह या रेवड़ी की तरह मंत्री बनाया या मंत्री की कुर्सी बांटी लालू यादव ने। खबर छप गई। देखिए किसी को यह जानकारी नहीं मंत्री थी। की कुर्सी रबड़ी की तरह बांटी। हाँ, जो भी मतलब इसी आशय जी। हाँ से संबंधित हेडिंग था, हेडिंग थी। अब खबर छप गई, किसी को जानकारी तो थी नहीं कि रेवड़ी, रबड़ी, राबड़ी। अब अगले दिन देखिए, मुझे ठीक से याद है, बेनी माधव चटर्जी आज अखबार के प्रबंध संपादक हुआ करते थे, बहुत ही ताकतवर। तो अगले दिन, अब लालू यादव के सबसे मजबूत मंत्री कौन थे उस जमाने में? जगदानंद सिंह, जगदानंद सिंह, जल संसाधन। हाँ, और तब मंत्रियों के पास एम्बेसडर कार हुआ करती थी। जगदा बाबू दिन में एम्बेसडर कार से लाल बत्ती लगी हुई आज अखबार के दफ्तर पहुंचे, अचानक बिना बताए, और धोती ठीक करते हुए कार्यालय में गुस्से में तमतमाते हुए घुसे। और उसके बाद तो ज्वालामुखी ही फट गया। लेकिन हकीकत में उन्हें लग रहा था कि हम लोगों ने जानबूझकर तो सभी ने यह कन्फेस किया कि देखिए हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि लालू यादव जी की धर्मपत्नी का नाम राबड़ी देवी है, और रेवड़ी रबड़ी कहीं से भी राबड़ी देवी से जोड़ने का मसला नहीं था। लालू यादव को दिल में चुप गया हुआ कि हाँ, पत्नी के हाँ, नाम पकड़ बिल्कुल बिल्कुल, अब किसी को भी चुप सकता था यदि आप जानबूझकर कहें। तो हमने कहा कि देखिए रेवड़ी, रबड़ी, राबड़ी, सरकार तो अभी मान नहीं रही है कि रेवड़ी बांटने के कारण, लेकिन हकीकत ये है कि वित्तीय संकट है, सही बात वेतन पेंशन आदि, और स्थिति ये हो गई है कि एक विभाग कह रहा है कि भुगतान क्यों नहीं कर रहे हो, और दूसरा विभाग कह रहा है, वित्त विभाग कह रहा है भुगतान ना करो, आपस में लड़ाई झगड़ा भी। तो हम यह मानते, देखिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है, वह दीर्घायु रहे, सेहत कितनी अच्छी है मुझे ठीक से पता नहीं, आप ज्यादा फील्ड में रहते हैं। 75 है, 75 नहीं, उम्र ना, हाँ उम्र ना, सेहत तो हाँ, सेहत तो आप समझते ही हैं। सबका अभिनंदन करते हैं। हाँ, सबका अभिनंदन करते हैं। और पिछले ही हफ्ते, मतलब गुजरे हुए हफ्ते में आपने देखा कि अमित शाह सीमांचल आए हुए थे, सम्राट चौधरी, जहां इन बातों की चर्चा हो रही है कि बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकालना है। इस बात की चर्चा भी शायद हुई कि सीमांचल के कुछ जिलों को और बंगाल के कुछ जिलों को शामिल कर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। वहां से भी नीतीश कुमार गायब रहते हैं। मतलब अब सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर बन गए। आप जब ये बात कह रहे हैं जी, तो कुछ दिन पहले ही जब विधानसभा चला था तो एक मंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी जी, और यह कह सकते हैं कि हमेशा उनके साथ रहने वाले
उनके साथ रहने वाले लोगों में से एक हैं, जी। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया, अगर साहब आज पहले वाले होते या साहब की सेहत, आज उनका जन्मदिन है, ठीक है, वो भी गए होंगे बधाई देने, साहब की सेहत पहले वाली हुई होती तो इतना आप लोग का लिखने का और बोलने का हिम्मत नहीं होता, ये उन्होंने कहा था। खैर ठीक है, उनकी टिप्पणी से ठीक है, क्या होता नहीं होता तो लोग पत्रकार लिख ही रहे, लिखते ही रहेंगे, बिल्कुल, उसमें कहीं कोई बट नहीं है, किसी की धमकी से डरने वाले भी नहीं। हाँ, लेकिन आपने तो ये स्वीकार कर लिया कि आपके साहब की सेहत मुझे उस तो वाली साफ नहीं तौर पर, मैंने पिछले ही हफ्ते चर्चा में अजीत द्विवेदी के साथ कहा भी, अजीत द्विवेदी जी ने ये बात कही थी कि नीतीश कुमार अपनी परछाई को नहीं पहचान पा रहे हैं। बताना पड़ता है। नहीं, नीतीश कुमार क्या थे? नीतीश कुमार यदि आज रिटायर हो गए होते तो उनका इतिहास गौरवशाली लिखा गया होता, लेकिन आज जो नीतीश कुमार को लोग देख रहे हैं, जिन्होंने पहले नहीं देखा है, जो घटनाएं घट रही हैं, जिन्होंने पहले नहीं देखा है, वह नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचेंगे पता नहीं। खैर, राज्यसभा चुनाव बीते दिन राज्यसभा पर आते हैं ज्ञान जी, पहले बीते दिन हम उसके गवाह भी बने कि विधान परिषद में सेशन सत्र की समाप्ति होती है तो फोटोग्राफी होता है चीफ मिनिस्टर के साथ में, तो उसमें जो स्थिति परिस्थिति सामने दिखाई पड़ी कि ये पूरे माननीय सदस्य बैठे हुए थे विधान परिषद के तमाम जो भी जितने भी कोटे के, और उसमें मुख्यमंत्री बैठे हुए थे और सामने सबको जी, और सामने कोई नहीं, कैमरे के सामने, कैमरे को प्रणाम कर रहा था, वो सामने कोई नहीं था जिसको करने का कोई, तो बड़ा उसमें अजीबोगरीब माने स्थिति पैदा हो गई जी। अब एक नए विधायक हैं, जीत के जेडीयू के ही हैं, उनको मैं नाम लेता हूँ, एक विधायक हैं भगवान सिंह कुशवाहा, वो पुराने हैं, उनको ठीक है, वो साथ ले गए थे जी, तो पहले तो उनको ध्यान से देखे, तो बोले कि लड़कवा को लाए हैं साथ में, बोला नहीं सर पार्टी का मिले, उन्होंने कहा लड़कवा को लाए हैं साथ में, नहीं भगवान सिंह किसी को साथ ले गए थे, किसी को साथ ले गए थे, भगवान सिंह कुशवाहा, तो उनको लगा कि भगवान सिंह कुशवाहा अपने बेटे को लेकर, अच्छा, किसी जीते हुए नए विधायक को अपने, उनके पार्टी का है, जेडीयू का है, अच्छा, उनका नाम छोड़ दिया, उनका नाम क्यों ले जी, उनके पिताजी भी उनके करीबी थे, उनके पिताजी नालंदा वाले हैं, अच्छा नालंदा वाले हैं, उनके बेटे हो गए हैं एमएलए। मतलब हम कहने ना, आप इस्लामपुर की बात कर रहे हैं, राजीव रंजन जी के बेटे की बात कर रहे हैं जी जी, उन्होंने कहा कि बेटा को साथ लाया है, बोले नहीं है विधायक है अपना पार्टी। खैर चलिए, आप लोग फिल्म में हैं, राज्यसभा चुनाव की क्या चर्चाएं चल रही हैं, और इसी हफ्ते हो जाना है जी, बिल्कुल, क्योंकि 5 तारीख को, देखिए कुछ लोग सही भी बोल रहे थे, आज एक व्यक्ति से चर्चा हो रही थी दिन में, उन्होंने कहा कि क्योंकि सिर्फ कल ही एक बैंक खुला है, क्योंकि क्लियरेंस और ये सब लेना पड़ता है, कल मंडे को ही बैंक खुला है, तो जो काम करना होगा कल ही करना होगा, 4 और 5 सब बंद है, बिल्कुल, तो जो करना होगा आज के आज ही, मतलब कल के कल ही, यानी कि कल मंडे को होटल का बस होली का बसियौरा जो है आखिरी दिन है 5 तारीख को, तो उम्मीद है क्योंकि एनडीए का शुरू से चल रहा है, रवि सर देते हैं कि 5 तारीख को ही नामांकन होगा, लेकिन उम्मीद रखिए कि आज या कल, आज तो नहीं उम्मीद है, नामों का ऐलान हो जाएगा, जेडीयू का नामों का ऐलान पहले होगा। अब बीजेपी से देखना होगा कौन कौन जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी कोटे से ही हैं जी, जाएंगे। मुझे लगता है आलोक जी कि नामों का ऐलान जो है ना, वो संयुक्त रूप से होगा, एक साथ होगा, ताकि कोई असहमति न हो, ठीक है ना। चिराग पासवान की सहमति भी ली जानी है, जीतनराम मांझी की, चिराग पासवान पटना में ही है, हाँ, देखिए चिराग पासवान, देखिए 5वां उम्मीदवार जो होगा वह चिराग पासवान के 19 विधायकों पर ज्यादा निर्भर करेगा, इसलिए चिराग पासवान की सहमति आवश्यक है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक हैं, उनमें भी एक रामेश्वर महतो इधर उधर ही कर रहे हैं, लेकिन अंत में साथ ही रहेंगे। जीतनराम मांझी के 5 विधायक हैं, तो जो नामों की घोषणा होगी ना, वह साथ में ही होगा। अब क्या समीकरण बैठता है यह देखने की बात होगी। जिन नामों पर चर्चा चल रही है, रवि सर के पास कुछ विशेष जानकारी है? नहीं, देखिए विशेष जानकारी नहीं ज्ञानेश्वर जी, हम लोग ऐसे आपसे ऑफ द रिकॉर्ड हम बात भी कर रहे थे कि उसमें हमको नीतीश कुमार का, अगर यदि आप देखिएगा कालखंड जब से वह रहे हैं, तो वो पासमानदा पर ही दाव खेलते रहे, तो पासमानदा को बनाकर, मतलब पासमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं, पासमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं, और वो लोग पासमानदा जो होते हैं वह दलित एक कहा जाता है उनको। और आप देखिएगा कि पासमानदा पर अगर यदि स्ट्राइक होगा, जेडीयू बनाएगा, देखिए अब जेडीयू का 2 सीट खाली हो रहा है, उसमें एक रिपीट करना है तो एक ही आपको बचता है, बिल्कुल, तो वो इस लिहाज से आपको एक किसको बनाएंगे। अगर देखिए नीतीश कुमार का, आपको यहाँ पर आरजेडी को भी उनको घेरना है, आपको ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी दिखाना है, तो अगर यदि पासमानदा और उसमें भी महिला हो जाएगी तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। महिला भी हो गई, आधी आबादी जिस पर वो स्ट्राइक करते हैं, आधी आबादी उनका चुप्पा वोटर होता है, और दलित भी हो जाएगा, महिला भी हो जाएगी, और मुस्लिम चेहरा, तो यह एक तीर से कई निशाना साधने की कवायद है, मतलब जो हम समझ पा रहे हैं। और देखिए अब से, जब से हम लोग देख रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि क्या 2010 में कौन बने थे, डॉक्टर एजाज अली पासमानदा समाज से बने थे।
अली अनवर अनवर बने, उसके बाद काका परवीन हुई होंगी। हाँ कहकशा परवीन रही, उसके बाद से और छोड़ दीजिए आपको गुलाम रसूल वलियाबी, जी गुलाम रसूल वलियाबी वह भी दलित माने पासमानदा समाज से आते हैं। तो अब तक जो सूची है हमारे पास उसमें यही है। अब देखिए वही आपने एक नाम एक और नाम हम लोग के पास में है, अब होता है कि नहीं होता है हम लोग नहीं जानते, हम लोग तो टिकट बंटवारा वाला आदमी जी। नहीं। एक प्रवक्ता है जेडीयू, वह उसी समाज से आती भी है। अब उनका नाम है अंजुम आरा, जो दुमराव से दुमराव से लड़ी थी, इस बार टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिला। तो उनको अगर यदि एकोमोडेट कर दिया जाएगा, और प्रखर प्रवक्ताओं में उनकी गिनती भी है अंजुम आरा की, तो ये एक है। अब देखिए अब कई सारे नाम, जैसे जेडीयू में आपको बड़ा चेहरा जो हम लोग बात करते हैं आए हैं, शामिल हुए हैं, दूसरे दल से आए हैं, आपको रियाजुल हक राजू की बात, हाँ नहीं उनको भी छोड़ दीजिए, अशफाक करीम की बात, अशफाक करीम की बात। तो अशफाक करीम दलित माने वो पासमानदा समाज से नहीं है, तो ये एक बड़ी बात है। तो अब यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे ये देखने वाली लेकिन बात है। मुझे लगता है रवि सर कि देखिए आप जिनके भी नामों की चर्चा कर रहे हैं, आप अली अनवर, इजाज अली, काका परवीन की बात कर रहे हैं, यह उस कालखंड में है जब बीजेपी आडवाणी और अटल की बीजेपी थी। ठीक है ना, बिल्कुल। मोदी के युग की बात नहीं है, अमित शाह के जमाने की बात नहीं है, बिल्कुल। अब बीजेपी बदली हुई है और नीतीश कुमार भी दबाव में है। नीतीश कुमार भी वैसे नहीं है जैसे पहले। बिल्कुल। हाँ देखिए, यदि नीतीश कुमार पहले जैसे होते तो इस बात को समझिए ना कि गृह मंत्रालय बीजेपी को दिया ही नहीं जाता। ठीक है, दिया ही नहीं जाता। तो नीतीश कुमार मुसलमानों का साथ नहीं छोड़ते। नहीं ज्ञानेश्वर जी, एक बात और है जी, इस पर हम और थोड़ा सा बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर से उधर से आप देखिएगा कि यही नरेंद्र मोदी वहां पासमानदा पर काम कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो बात कि वहां से राज्यसभा भी एक मुस्लिम चेहरा को पासमानदा है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। तो ये जिस तरीके से अगर पासमानदा पर ये लोग स्ट्राइक करेंगे तो एक तीर से जो हम बोल रहे हैं ना, कई निशाना साधेंगे ये। अब यही देखने वाली बात है कि जेडीयू किसको वहां पर भेजती है, पासमानदा भेजती है, नहीं भेजती है। एक बात और भी समझने की रवि सर, देखिए आपने जम्मू कश्मीर की चर्चा की। जम्मू कश्मीर में पसमानदा मुसलमान पर काम करना बीजेपी की मजबूरी है, लेकिन बिहार में मुसलमानों पर काम करना बीजेपी की मजबूरी नहीं है। आपने देखा ही कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो बीजेपी के कोटे से बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। ठीक है। शाहनवाज हुसैन जो सदैव पार्टी के प्रति समर्पित रहे, चाहे जितना तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्हें भी टिकट नहीं मिला। हाँ, चर्चा होती रही। बिल्कुल। तो इसलिए देखिए, नीतीश कुमार यदि पहले जैसे होते तो मुझे लगता था कि कोई ना कोई जगह बनती, लेकिन अब नीतीश कुमार भी, जैसे आपको पता ही है कि जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री गई, अच्छा बीजेपी वाले मांग रहे हैं दे दो, पहले नीतीश कुमार आलोक राज का प्रकरण देखा ही देखा। तो नीतीश कुमार अब पहले जैसे मजबूत नहीं है। नहीं ज्ञानेश्वर जी, ठीक है, पहले से मजबूत नहीं है, सेहत उनका वो उतने नहीं, लेकिन अभी आप देखिए, अभी आपने शुरुआती में ही हम लोगों ने इसमें चर्चा की कि अमित शाह बीते दिन आए हुए थे, बिहार में थे, 3 दिवसीय दौरे पर थे, और सीमांचल का इलाका उनका फोकस टारगेट एरिया था। और उसमें आपने यह भी कहा कि यूटी बनाने के, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चा हुई, बिहार को हटाने की बात हुई, बिहार और बंगाल के कुछ पोर्शन को जोड़ करके, ठीक है। तो अब देखिए चुनाव बंगाल में है और उससे लगा हुआ बॉर्डरिंग इलाका सीमांचल है, तो पासमानदा को अगर यदि आप बनाते हैं तो ये बेहतर स्ट्राइक होगा बंगाल के लिहाज से। ये देखिए, इसको ऐसे भी हम लोग जोड़ करके अगर डिकोड करिएगा तो यह भी एक चल रहा है अंदर। हाँ ठीक है, चल रहा होगा। देखिए नीतीश कुमार के इनर सर्किल में इतना डिवीजन है, बिल्कुल, या इनर फाइटिंग है कि कौन सी बात और कौन सा नाम कब सुझा दिया जाएगा लोग जानते नहीं है। देखिए रामनाथ ठाकुर का जाना तय है, बिल्कुल, रामनाथ ठाकुर का जाना तय है, लेकिन पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा अपने पोस्ट लिख दिया था, उसमें बड़ा बवाला हुआ। ठीक है, बवाल। देखिए अब तो कई लोग कह रहे हैं कि हमने एक कार्यक्रम के लिए पवन सिंह के पर्सनल नंबर पर 10 फोन किया था, 10 दिसंबर को फोन किया था। न मेरे पास पवन सिंह का नंबर है, न हमने कभी पवन सिंह से संपर्क किया, मतलब किसी कार्यक्रम में बुलाने का अनुरोध नहीं किया। नहीं, उसमें कोई आवश्यकता नहीं। मेरे किसी संबंधी ने, मेरे किसी रिश्तेदार ने किसी कार्यक्रम में बुलाने की कोशिश की होगी तो उससे मेरा क्या लेना देना है।
हमने पवन सिंह से अनुरोध किया, पवन सिंह का नंबर भी आज तक मेरे पास नहीं है। पवन सिंह कह सकते हैं कि जो हमारे नंबर हैं हमने कभी उनको डायल किया है, हमने कभी उनको डायल किया। और देखिए हम फिर करें, पवन सिंह लोकसभा जीत कर चले जाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि आपने रवि किशन के बारे में नहीं कहा, आपने मनोज तिवारी के बारे में नहीं कहा, तो आप दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में नहीं कहा। हम बार बार करें, लोकसभा राज्यसभा में फर्क है। राज्यसभा पवन सिंह जैसे लोगों के लिए नहीं बना है, बुद्धिजीवी लोगों के लिए है, नहीं तर्क वाले लोगों के लिए है। पवन सिंह जैसे लोगों के लिए नहीं बना है। लोकसभा जीत कर चले जाए, जनता चुनती है। अनंत सिंह का हमने इंटरव्यू किया, हम तो भाई पवन सिंह का भी इंटरव्यू कर देंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन आपके कहने से हम यह नहीं मान लेंगे कि पवन सिंह बिहार के ब्रांड एम्बेसडर है। हम तो यह कहते हैं कि उन्होंने भोजपुरी भाषा की मिठास को नमकीन नहीं किया, भ्रष्ट कर दिया है, बदनाम कर दिया है, ठीक है ना। तो पवन सिंह चुनाव लड़ ले, और पवन सिंह देखिए लोग कह रहे हैं कि भाई चरित्र भी कुछ एक चीज होता है। नहीं हम पर हम लोग नहीं सार्वजनिक जीवन में आ रहे तो चरित्र होता है, हम नहीं उस होता पर है। टिप्पणी नहीं करते हैं। बहुत लोगों की टीका टिप्पणी इस पर देखिए हम नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के पन्ने ब्लैक है, यह सभी जानते हैं, ठीक है। तो खैर चुनाव, भारतीय जनता पार्टी, देखिए ज्ञानेश्वर जी आप ठीक है, आप बहुत तरीके से सलीके से किसी बात को परोस रहे हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं जहां तक देखने और समझने की बात है, पवन सिंह को अगर यदि भेजेगी राज्यसभा, उच्च सदन से जाने की बात हो रही है, कोई लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ करके जाने की बात नहीं, उच्च सदन में एक तो उसकी गरिमा है, इसको आप मान के चलिए, या वो राज्यसभा हो या फिर बिहार विधान परिषद हो, ऐसे में नॉमिनेट करके या इस तरीके से आप भेजिएगा तो ये जग हंसाई और भारतीय जनता पार्टी। यदि देखिए पवन सिंह जा रहे हैं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा भी जा रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में जो लड़ाई हुई काराकाट, फिर सुलहनामा हुआ, उसके कारण ही वो क्या हुआ वहां कि राजपूत को कुशवाहा नहीं, कुशवाहा को राजपूत नहीं। 2025 में उस लड़ाई को पाटा रणनीति के तहत युवराज सिन्हा ने क्रेडिट जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यह लड़ाई यदि पवन सिंह चले जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बच जाते हैं, तो यह लड़ाई और बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमें लगता है, देखिए अब तो कितने घंटे बचे हैं, आप ठीक ही कर रहे हैं, कल से परसों तक तो अनाउंस हो जाना है, क्योंकि जिनको क्लियरेंस कराना होगा अपना कराएंगे। देखिए उनको चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, कुछ भी की बात हो, उनको सहमति दे दी गई होगी, उनको सहमति। आपने एक और चीज गौर किया आलोक जी कि इस बार हमने देखा बिहार विधान परिषद में कई विधान पार्षद रो रहे थे। किसके सामने? बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के सामने जी। और क्यों रो रहे थे? अशोक चौधरी स्वयं भी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। रोने वाले कौन थे? उसमें दिनेश सिंह भी शामिल थे, बहुत ही दबंग है, बहुत ही दबंग है, खुद एमएलसी, पत्नी सांसद, बेटी एमएलए। और रो किस बात के लिए रहे थे कि जो एमएलसी के नाम का शिलापट होता है ना, उसे एमएलए लोग जो हैं वो तुड़वा देते हैं, फेंकवा देते हैं। तरुण कुमार भी बोल रहे थे जी 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 जी। और तो सोचिए बिहार में यह व्यवस्था, हम इसलिए कह रहे हैं नीतीश कुमार कमजोर होते जा रहे हैं कि एमएलसी के शिलापट को एमएलए तुड़वा दे रहा है और अपने नाम का लगा दे रहा है, और अपने नाम का लगा दे रहा है। जबकि इसके लिए अशोक चौधरी ने जवाब में कहा कि पूरी प्रक्रिया बताई कि किसका नाम पहले लिखा जाना है, मुख्यमंत्री, फिर डिप्टी सीएम, फिर सांसद, फिर तमाम विभागीय मंत्री, इनके नाम। तो अशोक चौधरी ने कहा, उन्हें आश्वस्त किया कि देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, अब बड़ी संख्या में शिकायतें आई हैं, जिस कार्यपालक अधिकारी, तो एमएलसी को हमने शिलापट के लिए अपना नाम छपाने के लिए, मतलब एमएलसी के दुश्मन एमएलए हो गए हैं और एमएलए के दुश्मन एमएलसी नहीं। असल में बात क्या है, इसको मैं जानने की कोशिश की थी जी। ये पूरा मामला जो उखड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें और एमएलसी ने सहयोग किया है। हाँ। ये पूरा मामला उखड़ा है समस्तीपुर से, तरुण कुमार जो उनके एमएलसी हैं, नहीं अशोक चौधरी ने माना कि हाँ माना और रणविजय साहू जो मोरवा से विधायक हैं, उनके ही क्षेत्र में घटना हुई थी। इसका उदाहरण देकर के क्या हो, इसको ऐसे भी समझ लीजिए, विधायक और विधान पार्षद दोनों विधान पार्षद को भी विधायक कहा जाता है, और वही मान्यता वही सब कुछ है। इसलिए कई बार सदन में ये बात से नहीं, क्या है कि जब कोई रोड बना था, जिस रोड की चर्चा हुई या जो भी चर्चा हुई, वो तो एमएलए एमपी फंड से था नहीं, वो तो विभाग के फंड से था। तो ना सरकार का नाम है, चुपता है अपने अपने नाम को छपवाने के लिए कि भाई किसी रोड पे जाए तो हमारा नाम लगा हुआ है बोर्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात तो भी भाई, हाँ चलिए, चुनाव के बाद अक्सर देखते हैं। शराब की बात कर रहे थे आप? शराब की बात कर रहे थे। देखिए शराब तो अब बीजेपी के एमएलए ने ही गाना गा दिया, इतना अच्छा वो भी सदन में गा दिया,
फिर हमने इंडिविजुअल किया, कैमरे माइक पर भी गा दिया विनय बिहारी ने। विनय बिहारी ने। हाँ बंद बाटे दारू सगरो बिकाता, एसपी से ज्यादा दरोगवा कमाता, बताई ये मलिकार बिहार कहाँ जाता। बताइए बताइए। और बताइए देखिए रवि देवेश सर। चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के सांसद हैं बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद हैं। उन्होंने बड़ी साफगोई से आलोक जी उन्होंने स्वीकारा मैंने शपथ नहीं लिया था। कि नहीं ना, मैं इस शराबबंदी कानून के खिलाफ था। हम्म। 2016 में हुआ, बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, नीतीश कुमार फिर के MP करीब हुए। थे, विधान परिषद के सभापति भी सभापति हुए, हाँ? जी। और 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई तो महागठबंधन की सरकार थी। तो देवेश चंद्र ठाकुर ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि देखिए मैं उन एक दो लोगों में शामिल था जो इस बात के खिलाफ था, और मैं मानता हूं कि शराबबंदी सफल नहीं हो सकती है, हटा दिया जाए तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है ना। दुनिया के किसी हिस्से में शराबबंदी सफल नहीं हुई है। बिहार लैंडलॉक स्टेट है, इधर से उधर से शराब आ ही जा रही है। और उन्होंने वो किस्सा भी सुना दिया कि जरूरत नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों से कहा कि आप शराब न पीने की शपथ ले लीजिए। तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार सीएम थे, बीजेपी विपक्ष में थी, सुशील कुमार मोदी भी थे, तो प्रेम कुमार थे, किशोर यादव थे, हाँ सब लोग थे। तो और देखिए तब क्या हुआ कि देवेश चंद्र ठाकुर शपथ लेने से, शपथ वाले समारोह से गायब हो गए। और उन्होंने स्वीकारा कि दो लोग हम लोग गायब हो गए। जब मालूम हुआ नीतीश कुमार को तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा मेरे नेता को मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने पूछा कि भाई आपने शपथ नहीं ली। तो उन्होंने कहा शपथ लेने की क्या जरूरत थी, आपने कानून बना ही दिया है, बिहार में हम लागू करेंगे, लेकिन बिहार के बाहर इसमें बुराई तो कुछ है नहीं, इसमें बुराई तो कुछ है नहीं। तो यह साफ गोई भी नहीं हाँ, ज्ञानेश्वर जी जी देखिए, विजय चौधरी तो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं जी, नीतीश कुमार के करीबी में से उनकी भी गिनती होती है। बीते दिन सदन के अंदर उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा, देखिए कानून तो कई बने हैं बिहार में, लेकिन इस कानून को लागू करने के लिए आपको हमको भी मदद करनी पड़ेगी, सबको आना पड़ेगा। और जब दोनों सदनों के सदस्यों ने शपथ लिया, आप देखिए देवेश चंद्र ठाकुर की बात पर हम आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने शपथ नहीं लिया या फिर वो नहीं थे शपथ में, जो भी कारण, जिन कारणों से, लेकिन अब यह शपथ क्या है, जैसे मंत्री विधायक जैसे इंडिविजुअली जो शपथ लेते हैं, मान लीजिए जीत करके आए तो वो शपथ लिए, मंत्री बने तब शपथ लिए, तो वो शपथ होगा या फिर काउंट करेगा, या ये शपथ जब पूरा सदन किसी बात को एक स्वर में अगर एक्सेप्ट कर रहा है वह चीज एक्सेप्टेबल होगा, यह भी जानने वाली बात है। जब वो कह रहे हैं कि हम नहीं थे उसमें या नहीं थे शपथ में, तो ये क्या मामला है, ये कैसे होगा, ये बताइए लाइव सीरीज के व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत सारे कॉल, हजारों कॉल आ रहे हैं, इस पर हम जानना भी चाहिए। नहीं देखिए, शराबबंदी तो सफल है नहीं, शराबबंदी बिल्कुल ही सफल नहीं है। बिहार में शराब पहले से अधिक मिल रही है और तमाम किस्म की शराब मिल रही है, समझे ना। और इससे जान माल की क्षति भी हो रही है, राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, और एक पैरेलल इकोनॉमी बन हाँ गई। पैरेलल नहीं, उससे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। देखिए बिहार सरकार को 10,000 करोड़ का घाटा हो रहा है केवल उत्पाद एवं मंद नहीं, अभी आप 8,000 करोड़ रुपए जो जीएसटी के आने हैं उसका इंतजार कर रहे हैं ना बिहार सरकार खुद। बिल्कुल, आपके पास 10,000 करोड़ का लॉस ऐसे नहीं हो रहा नहीं, है। 10,000 करोड़ रुपए आपको नहीं आ रहे हैं और 25,000 करोड़ रुपए माफिया और सिंडिकेट को जा रहे हैं। माफिया और सिंडिकेट, शराब कंपनियां भी अब चाहती है कि बिहार में शराबबंदी खत्म न हो, क्योंकि बिना बिहार को टैक्स दिए बिहार से अधिक कमाई हो रही है, बिहार से अधिक कमाई हो रही है। और आप मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि देखिए क्या होता है, किसी को जिद होता है, जिद के आगे आपको देखना होगा ना कि मिल रहा है, अपने मंत्रियों से ही गुप्त बैठक कर लीजिए, हाँ, सब बता देंगे आपको। नहीं, उनके सामने कौन बोलेगा, सबसे बड़ा संकट तो यही है ना। सबसे बड़ा संकट सर मेरी जानकारी यह है, एक बार अभी हाल ही में क्या हुआ था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक नियम बनाने की चर्चा हुई। एक नियम नीतीश कुमार ने बनाने की चर्चा की, एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति ने हमें बताया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कहा गया कि 15,000 अलग फोर्स एक्साइज को दे दीजिए और एक लाइन का आदेश निकाल दीजिए कि अब इस कानून से गृह विभाग का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, आपको शिकायत करनी है, आपको करना है, आप उस नंबर पर फोन कीजिए, एक्साइज ऑफिसर आएंगे, अरेस्ट करके ले जाएंगे। इससे गृह विभाग का मतलब नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो पुलिस इसमें लगी हुई है उसका थोड़ा स्ट्रेस डाउन होगा और एक बीच का रास्ता भी निकल जाएगा, है भी नहीं भी है। नहीं, सब कुछ तैयार हो गया। कल सुबह हो गया, मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है। कल सुबह ये पहुंच गए उन्हीं के यहाँ जिनके से बात हुई थी कि नहीं अभी हम आपको दर्शन करने आ गए, सुबह 8:30 में जो रात में बात हुआ था हम तो ठीक से सो भी नहीं पाए हैं, उसको मत कीजिए, उसको मत कीजिए, नहीं कीजिए। बात हो गई, मंत्री का सिग्नेचर होना था,
मंत्री का सिग्नेचर होना था 12 बजे दिन में, और 4 बजे अधिकारी को पीसी करने को कहा गया था। नहीं देखिए 8:30 बजे सुबह में आकर उन्हीं मंत्री के यहाँ कह दिए कि नहीं ये संभव नहीं है, इस बात को मानिए। हम्म। और देखिए आज न नहीं, कल अभी होली आ रहा, नहीं मिलेगा घर घर में। नहीं देखिए होली के पहले सरकार, देखिए अब पुलिस वाले भी जानते हैं। देखिए वैसे देखिए सुनील सिंह ऐसा बात मत करिए आरजेडी एमएलसी से कि हम बात नहीं कर- जैसे वो कह रहे थे कि हमसे पूछा सदन जाता के अंदर सवाल। हम ले आएंगे, परिसर में ले ये तो आएंगे। संभव नहीं तो ये देखिए वो तो जब थे खड़े तो 2 पुलिस वाले भी खड़े देखिए। थे कि दिखाए कि ये जाएंगे जेल। लेकिन एक बात आपको बताएं रवि सर, अभी हम शुक्रवार को पटना में जो एमएलसी क्वार्टर है वहां गए थे एक पार्टी में। वहीं हमें किसी ने बताया कि इसी जगह पर जब वो व्यवस्था में लगे थे तो उन्होंने देखा कि खाली शराब के दर्जनों बोतल फेंके हुए हैं। लेकिन तब उन्होंने कुछ नहीं कहा कि भाई यदि कह देंगे तो समारोह की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। हाँ? और अब कहेंगे तो परेशानी यह है कि लोग कहेंगे कि इन्हीं की पार्टी में लोगों ने शराब पिया। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं कि शराब कहीं भी पहुंच जा रही है, ठीक है ना। पहले आपको जब शराबबंदी नहीं थी तो शराब लेने के लिए आपको दुकान तक जाना होता था, ठेके तक जाना होता था, या किसी को भेजना होता था। लेकिन अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, शराब आपके घर तक पहुंच रही है। जिन्हें इज्जत पसंद है, अभी आपको बताएं हम देवघर गए हुए थे एक शादी समारोह में, हमारे साथ और भी कई लोग थे। रात में पार्टी हुई, ठीक है ना, रात में पार्टी हुई। जब चलने का वक्त हुआ तो मालूम हुआ कि बोतल में कुछ बच गया है। अब इसे लेकर जाएगा कौन? हमने कहा कि इसे यहीं तोड़कर खत्म कर दीजिए। बहुत सारे लोग साथ लेकर जाने को तैयार थे। हमने कहा यार रास्ते में फंसोगे तो फिर पछताओगे। हाँ, तो बचा हुआ माल वही तोड़कर फेंका गया। तो जिन्हें इज्जत पसंद है, जिन्हें इज्जत पसंद है, ठीक है, जिन्हें शांति पसंद है, हाँ जिन्हें शांति पसंद है, जिन्हें बदनाम नहीं होना, क्योंकि नहीं। पुलिस लेकिन वाले भी बस देखिए इससे ये हो रहा है, पी रहे सब कुछ है। हाँ, अगर इसके एक से पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, आप पी ले रहे हैं या आप कुछ भी कर ले रहे हैं, नशे में जो भी हैं, इतनी आपकी हिम्मत नहीं है कि आप नागिन डांस नहीं कर पा रहे हैं, घर में महिलाओं को नहीं पीट पा रहे हैं। यह देखिए, यह आत्मिक शांति है। देखिए नीतीश कुमार जो कहते हैं इसके फायदे, घरेलू हिंसा कम। हर घर में महिला कहती है पी लिए हो तो चुपचाप सो जाओ, नहीं तो वो फोन कर देगी। हाँ, नहीं तो फोन कर देगी। 112 आ गया। हाँ, अब तो 112 आ गया है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है ना। नीतीश कुमार का एक बयान इन दिनों चलाया जा रहा था जेडीयू के पेज पर कि अब तो बारात घंटे भर के अंदर ही लग जाता है। पहले तो 200-250 मीटर बारात लगाने में 2 घंटे लगते थे। नहीं देखिए, अब तो देखिए यह समस्या भी, देखिए बिहार में 2 समस्या बहुत ही ज्यादा है। एक हवा हवाई का तांडव, हवा हवाई का तांडव ले लिए निकल गए, हाँ, ना ब्रेक है ना लाइट है पीछे में, कोई नियम नहीं है। हर मोहल्ले में, हर सड़क पर इतनी बड़ी संख्या में विवाह मंडप खुल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना घंटे 2 घंटे में। भाई बारात ठीक है, नागिन डांस नहीं हो रहा है, बारात लग जा रही है, लेकिन बारात लगने के पहले जो वहां भीड़ होती है, गाड़ियां लगा दी जाती हैं, झाड़ फाटक कहते हैं ना, फिर वो आजकल तो क्या वो बजता है, डीजे, हाँ डीजे बजता है, ठीक है ना। तो कोई बिहार में नियम कानून कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ जहां मर्जी हो गिट्टी गिरा दीजिए, जहां मर्जी हो बालू गिरा दीजिए, जहां मर्जी हो ईंटा गिरा दीजिए, या दिल्ली में गिरा कर दिखाइए तो सबसे पहले एमसीडी वाले आएंगे, साथ में पुलिस वाली आएगी, पुलिस भी आएगी। आपने परमिशन लिया क्या? आपने परमिशन लिया क्या? चलिए, तो ये बातें हैं राज्यसभा की, लेकिन शुरुआत है, मैं फिर कह रहा हूँ, आज तो नहीं, लेकिन कल तक अनाउंस हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल अनाउंस हो जाएगा, बिल्कुल अनाउंस हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर 4 को होली है, उसमें तो लेकिन एक चर्चा हम लोगों ने छोड़ दी जी कि भाई किसने कितना पैसा किस पार्टी को दिया। सुनील सिंह ने कहा किंग महेंद्र का नाम लिया। तो उन्होंने 99 लाख रुपए हर महीने दिया, और इस हिसाब से हम देखें 99,99,999 रुपए हर महीने दिया है। हाँ, तो, दिया। हाँ, लेकिन वही एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि भाई वो दवाई बेचने वाले हैं, आप तो दारू बेचने वाले उसे ले रहे हो। देखिए वो वही बात हुई ना, चलनी सूपे दूस को जिसमें 72 गो छेद, ठीक है ना, दूसरे सूप को, हाँ जिसमें 72 गो छेद। तो भाई किंग महेंद्र ने तो व्हाइट में दिया, आरजेडी में तो लंबी लिस्ट है, कौन कौन लोग कैसे कैसे गए। एमएलसी साहब आपके, और जिस किंग महेंद्र की चर्चा कर रहे हैं 2000 में किसने बनाया था? नहीं आपके कलकत्ता वाले एमएलसी साहब नहीं, 2000 में लालू जी ने बनाया था। हाँ लालू जी ने बनाया था। लालू जी ने ही बनाया था किंग महेंद्र को। और फिर किंग महेंद्र भी हस्ती, हाँ किंग महेंद्र राष्ट्रपति से मनोनीत हो गया, हाँ जीवन पर्यंत रहे। खैर चलिए, ये सब चलते रहता है। और शराब की बात जहाँ तक है, तो वही बात है, हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत राम है हर जगह, लेकिन दिखते नहीं है। बिल्कुल वही हाल है बिहार में शराबबंदी का, मिल जाएगी हर जगह, घर घर तक, लेकिन दिखेगी कहीं नहीं। लेकिन खिचड़ी पक रही है। लेकिन एक बात और देखिए, हम लोग भूल गए
जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक गंभीर टिप्पणी की बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर मेरा बड़ा ही कंसर्न है, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि बिहार अपने गौरवशाली इतिहास को प्राप्त कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बूते, ज्ञान के बूते। तो देखिए, दरभंगा में संजय झा ने बड़ा बयान दिया कि नीतीश कुमार जहां विफल हुए, चाहते थे, वह उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है। हम बार बार कहते हैं, हर कार्यक्रम में कहते हैं, पटना विश्वविद्यालय का क्या इतिहास था, लेकिन आज कितने सालों से पटना विश्वविद्यालय के किसी छात्र का नाम यूपीएससी की लिस्ट में नहीं आया होगा, यह भी बताते हैं। और पटना विश्वविद्यालय का नाम पहले कैसे आता था। तो संजय झा ने कहा कि देखिए, जो चांसलर्स होते हैं, मतलब राज्यपाल होते हैं, कुलपतियों की नियुक्ति में कुलाधिपति, हाँ, कि नीतीश कुमार चाहते हुए भी, वैसे देखिए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर मेरी साफ टिप्पणी है कि लालू यादव ने हार्डवेयर खराब किया और नीतीश कुमार के जमाने में सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, ठीक है ना। तो संजय झा ने कहा कि कुलपतियों का अपना एजेंडा होता है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि वे सिंडिकेट के मेंबर थे, और देखिए, बिहार के 2 राज्यपाल तो बहुत ही बदनाम रहे हैं। देवानंद कुमार याद कीजिए, फागू चौहान याद कीजिए, और आजकल कुलपतियों की बोली कहां कहां तक पहुंच जा रही है नहीं पता, ठीक है ना। तो संजय झा ने एक जिक्र भी किया कि वे मिथिला यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के मेंबर या सीनेट के मेंबर थे, तब सुब्रत रॉय को कोई मानद उपाधि दी जा रही थी, बताइए, सहारा शरीफ। तो संजय झा ने कहा कि भाई, सुब्रत राय को मानद उपाधि देने का क्या मतलब है, मिथिला विश्वविद्यालय से उनका क्या रिश्ता रहा है। ठीक बात। तो कुलपति ने कहा कि यह चांसलर साहब का निर्देश है, हाँ, कुलाधिपति का निर्देश है। तो संजय झा ने यह भी स्वीकारा कि चलिए, चांसलर साहब की बात मानकर हमने भी हामी भर दी, लेकिन इसके बदले हमने भी मिथिला के हित में कुछ काम करा लिए। तो हायर एजुकेशन, लेकिन बुनियाद ही खत्म हो गई। हायर एजुकेशन की क्या बात करेंगे। आप जब गर्व करते हैं कि भाई, इस बार जो नतीजे आए हैं आईआईटी जेईई के मेंस के, वो नतीजे तो बिल्कुल ही निराशाजनक है ना, निराशाजनक है ना। अब अपने जो संचालक हैं कहते हैं अपने आप को गुरु, नहीं, महागुरु। नहीं भाई, अभी तो देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल है कि जो टॉपर्स है उसे कोई पोस्टर दे, उसे कोई डिफेंडर दे रहा है पोस्टर बॉय बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है जिस गाड़ी पर हाथ रखना है रख लो, लेकिन मेरा पोस्टर बॉय बन जाओ। हाँ, मेरा पोस्टर बॉय बन जाओ संस्थान का। हाँ, तो ये तो स्थिति है, स्थिति है, खरीद बिक्री हो रही है। और इसमें टॉपर्स जो मेहनत करते हैं, अपना मुनाफा कमाते हो, तो उनकी विद्या से कमाई हुई धन है। बिहारी हफ्ता के इस विशेष कार्यक्रम में आपने जाना है, समझा है बिहार की उन चटपटी खबरों को जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। खैर, ये हफ्ता तो होली का त्यौहार रहेगा, तब भी इस बीच राज्यसभा की सरगर्मियां रहेंगी। कौन रोए, कौन हंसे, किसे कितना लाभ हुआ, किनके यहाँ कितनी मिठाइयाँ चली, और इस हफ्ते में कितना वो चला जो बिहार में बंद है, इसकी भी चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ किन किन मंत्रियों के यहाँ कितना कितना चल गया, उसकी भी कुछ खबरें आएंगी ही जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।